नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सिंबल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जो ये क्वेश्चंस हैं मैंने ये बहुत ही छांट के रखे हैं। जो पहली परीक्षाएं जो हो चुकी हैं, सीटेट है, यूपी टेट है और केवीएस पीआईटी में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं उनको लेके आया हूँ यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चंस आपकी बहुत मदद करने वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। जो भी आपकी परीक्षा होगी, सीटेट 5 जुलाई को आप सबको पता है, और जो परीक्षा की डेट है वो भी अनाउंस कर दी गई है, कंफर्म है मेरे ख्याल से। तो बाकी जो लॉकडाउन आगे बढ़ता है तो बाकी पता नहीं, आगे बढ़ता है तो हम लोग अपडेट करते रहेंगे हमारे चैनल सिंबल पे। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप सीटेट एक एस्पिरेंट हैं, सीटेट की तैयारी करना चाहते हो, एक अच्छे नंबर लाना चाहते हैं 120+ से, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस आपकी बहुत मदद करने वाली हैं। दोस्तों, मैं लाइव भी आऊँगा अगर कुछ लोग और जुड़ते हैं। ये अभी एक्चुअली नया चैनल है एक तरह से, तो कुछ लोग कम हैं बहुत। आप लोगों की बस आप लोगों के साथ ही चलना है दोस्तों। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो ज़रूर हम लाइव भी आएंगे और लाइव क्लासेस भी चलाएंगे। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक बटन जरूर दबाएं। बाकी आपकी मर्जी है, डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं आ रही वीडियो। एंड देन कमेंट करके हमें बताएं, हमें सुझाव दें क्या कर सकते हैं, क्या अच्छे से अच्छे हम आपकी मदद कर सकें। ठीक है दोस्तों, हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारा टेलीग्राम पर चैनल है सिंबल सीटेड एनुअल टीचिंग एग्जाम्स के नाम से, तो आप वहाँ भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ पे मैं नोट्स डालता रहता हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और जो भी आपके सीटेट से संबंधित जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं वहाँ डालता रहता हूँ। ठीक है, तो आपको उससे क्या होगा, आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे तो आप तैयारी भी करते रहोगे आप अच्छे से, और जो भी लाइव अपडेट होगी वो हम लोग बताते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी आप वीडियो में देखिए जो ये क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ इन्हें ध्यान से देखिएगा और अच्छे से तैयार कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं, ये है पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। ठीक है दोस्तों, ईवीएस में होता क्या है कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखना होता है। ठीक है, जो एकदम सत्य है। बाकी होते तो बाकी आपके 3 के 3 ऐसा भी हो सकता है कि आपके सही हों, लेकिन आपको जो सबसे अच्छा है क्वेश्चन तो वो आपको वो चुनना होता है। ठीक है, तो देखो क्या होता है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। नंबर 1 पे क्या है, शिक्षक द्वारा व्याख्याएं। बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि शिक्षक के द्वारा व्याख्या बच्चे इतनी नहीं समझ पाते। प्राथमिक प्राइमरी के बच्चे होते हैं तो उनको शिक्षक द्वारा व्याख्याएं नहीं पसंद आती हैं और ना ही वो समझते हैं इन बातों को। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कक्षा निर्देशन। वो निर्देशन के बारे में जानते ही नहीं है। कोई बच्चा है, आप खुद ही सोचिए, जो पहले दिन या दूसरे दिन स्कूल जाता है तो वो क्या करता है, वो उन चीज़ों को पसंद नहीं करता है। ठीक है, निर्देशन को, ये व्याख्याएं को। और फिर है किस्से कहानियाँ। ये हो सकता है, किस्से कहानियाँ क्यों हो सकता है कि किस्से कहानियाँ को बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको सुनते हैं और उनमें रुचि लेते हैं, ताकि उनकी जो भी उनकी पढ़ाई होती है उनमें रुचि लेने लगते हैं धीरे धीरे। ठीक है, फिर चौथा ऑप्शन है आपका पाठ्य पुस्तक का पठन। बिल्कुल नहीं होगा भाई साहब, क्योंकि पाठ्य पुस्तक का पठन बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि वो जानते ही नहीं इस बात को पाठ्य पुस्तक क्या होता है, पठन क्या है। वो किस्से कहानियों पर बिलीव रखते हैं और उन्हें उसमें सच्चाई भी दिखती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तीसरा, यानी किस्से कहानियाँ। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं है। ठीक है, तो ये कभी कोई भी क्वेश्चन पढ़ो आप तो उसमें ये जरूर देखो नहीं है कि है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए कभी कभी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं आपके सीटेट में जाके। इसमें क्या पूछा है, नेगेटिव पॉइंट पूछ रहा है, नहीं है निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन में से अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। बिल्कुल सही है, ऐसा होता है, बच्चे खुद सीखते हैं, स्वयं सीखते हैं। पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। परिभाषाएं, आप खुद ही सोचिए, बच्चे क्या जाने परिभाषाओं के बारे में, वो रटने और इन चीज़ों से बहुत दूर रहना चाहते हैं, याद भी नहीं कर सकते परिभाषाओं को। तो इसका सही आंसर यही होगा। लेकिन ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा, दूसरा। बाकी ये तीसरा पॉइंट है आपका, ये जरूर देखिएगा, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। बिल्कुल एकीकृत ही नहीं है, पर्यावरण अलग अलग है। आप उसको घूम के इन सब चीज़ों से एकत्रित कर सकते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट है आपका पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। ये हो सकता है बाल केंद्रित अध्ययन, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा,
दूसरा। ठीक है, अब बाकी आगे बढ़ते हैं। निम्न में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? ठीक है, बच्चों की सक्रिय भागीदारी, बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चारदीवारी से बाहर खींचना, सीखना, बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। ठीक है, तो इसको आपको पॉइंट में इसके आंसर देने हैं। केवल ए, इसका आंसर कौन सा होगा? केवल ए। चलिए आगे देखते हैं, पता चल जाएगा। ए और डी में क्या दिया है? बच्चों की सक्रिय भागीदारी, बच्चों की सक्रिय भागीदारी, और डी में आपका बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय ज्ञान से संबंधित करना। ठीक है, ये भी हो सकता है। ए सी डी में क्या है? बच्चों की सक्रिय भागीदारी और पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चारदीवारी से बाहर सीखना, और फिर आपका बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। अब डी देखते हैं हम, बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना, डी, केवल डी। तो इसमें सही आंसर दोस्तों कौन सा होगा? इसका सही आंसर पता है कौन सा होगा सर? तो इसका सही आंसर होगा ए सी डी। ठीक है दोस्तों, सही आंसर होगा इसका ए सी डी, बच्चों की सक्रिय भागीदारी, और सी आपका अध्ययन को कक्षा की चारदीवारी से बाहर सीखना और बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। ये सही इसका आंसर होगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्यपुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? ठीक है, पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्यपुस्तक और शिक्षक की स्रोत नहीं है। यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा। यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। यह बच्चों की सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। इसका सही आंसर दोस्तों कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए बी सी। ठीक है दोस्तों, ए बी सी क्यों होगा? तो पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्यपुस्तक और शिक्षक की स्रोत नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है पाठ्यपुस्तक और शिक्षक ही उनको सब कुछ सिखाए, पर्यावरण वो कुछ भी खुद भी सीखते हैं। और बी कौन सा है आपका? यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा, बिल्कुल करेगा। सी है आपका, यह बच्चों की सौंदर्य तो मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। इसमें बच्चों की क्या आती है? रुचि आती है, रुचि मिलती है उनको इस पढ़ने में, पर्यावरण को अध्ययन करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। ठीक है, क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य है बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन, बच्चों को खोजने का अवसर देना, बच्चों को अपने अभिव्यक्ति का अवसर देना, बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। दोस्तों विभेद तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, इसको डी तो बिल्कुल नहीं होगा। अब इसके ए बी सी तीनों हो सकते हैं, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? देखो बी सी डी नहीं होगा, इसमें डी आ गया। ए बी सी हो सकता है, होगा, क्योंकि हो सकता है ये एक्चुअली, क्योंकि ए बी सी में ये तीनों दिए हैं जो बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। केवल डी गलत है बिल्कुल, केवल सी नहीं, और भी आपके ऑप्शन है तो वो भी सही है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए बी सी, यानी 2। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, CCE, सीखने के समान आकलन। दोस्तों आकलन से आपको समझ जाना चाहिए, किसी को आकलन करना, आप सब जानते हैं इस बात के बारे में, आकलन क्या होता है, किसी के लिए उसको पहचानना या जानना या आकलन करना। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा? सीखने के समान आकलन। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। ठीक है दोस्तों, किस पर प्रयोग करता है? खाना किस प्रकार से खराब होता है, तो क्या जानता है वो? शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनके प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है? ठीक है दोस्तों, क्या करता है वो? शिक्षक के बच्चों के समूह बना देता है। अब क्यों बनाता है ये हमें जानना है। ठीक है, यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, बिल्कुल करता है। अगर बच्चे एकत्रित होकर कार्य करेंगे तो सहपाठी उसमें ज़्यादा उत्पन्न होगी। फिर बी, यह बच्चों की सामाजिक अंतर्क्रिया में सुधार करता है। सामाजिक अंतर्क्रिया में सुधार होगा क्योंकि बच्चे बच्चों के साथ रहेंगे तो सामाजिक अनुक्रिया होगी ही होगी। ठीक है, सी है इसका। समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का
प्रभावशाली तरीका, बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, बिना बोझ के प्रभावी तरीका कैसे, पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावी तरीका है, कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये गलत होगा। डी है आपका, कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है। अगर आप किसी कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो अनुशासन वहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका बिल्कुल भी नहीं निभाता। यहाँ पे आपका ए और बी सही है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या है, आंसर इसका 3 सही है। 3 में दिया है ए और बी। सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, बच्चों की सामाजिक अंतर्क्रिया में सुधार करता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? याद करना, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति सरोकार और सहभागिता। ठीक है दोस्तों, इसमें सही आंसर क्या होगा? नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? याद करना नहीं होना चाहिए। याद आप नहीं कर सकते बच्चों से। ठीक है, याद करना, रटना, ये सब नहीं आता है हमारे उसमें। तो पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से बच्चों में से कौन सा या कौन से संकेतकों या संकेतकों का आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? अवलोकन और अवलेखन, अभिव्यक्ति, विश्लेषण, प्रयोग करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है दोस्तों, क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा प्रयोग करना। ठीक है दोस्तों, सही आंसर इसका क्या होगा? प्रयोग करना, यानी 3, केवल डी। रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? जांच सूची, अभिविन्यास, लिखित प्रश्न और अवलोकन। रेटिंग स्केल, इसमें क्या किसका होता है? अवलोकन होता है। बच्चे सीखते हैं, जानते हैं, अवलोकन करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? बच्चों को स्वयं अपने हाथों से कार्य करने और खोजने की क्रियाओं से जोड़ना, ये तो हो है। बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, गलत है ये तो बिल्कुल। बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता पोषण करना, ये है। परिवेशी मुद्दों पर जागरूकता विकास करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दूसरा, क्योंकि इसमें क्या पूछा? नहीं है, उद्देश्य नहीं है। मैंने कहा था दोस्तों, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं और है दोनों में हमें फ़र्क पता होना चाहिए, पूछा क्या गया है हमसे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी पर्वतीय क्षेत्र में परीक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिलें हैं। नीचे दी गई मंजिलें पर जानवरों को रखते हैं तथा ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वे स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है? हिमाचल प्रदेश दोस्तों नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश में सबके घर नीचे होते हैं और वो पहली ग्राउंड फ्लोर यानी नीचे रहते हैं। और दूसरा आपका जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर हो सकता है क्योंकि वो स्वयं तो ऊपर रहते हैं लेकिन अपने पशुओं को नीचे रखते हैं। ठीक है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा। मेघालय बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? दूसरा, जम्मू और कश्मीर। ठीक है, लकड़ी और चूने से बनाए गए होते हैं इनके घर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक फसल प्राप्त करने या कटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारे एनसीईआरटी में ये एक चैप्टर है झूम खेती के बारे में बताया गया है, उसके बारे में तो हमें वहाँ से पढ़ना चाहिए। मैंने ये पिछली क्लास में आपको बताया भी है झूम खेती के बारे में, जो इसका पार्ट 1 है, उसको भी आप देख लीजिए। चलो हम इसमें देखते हैं। इस जगह जो बांस या खरपतवार जंगल उग जाता है उसे उखाड़कर जला देते हैं। खरपतवार जंगल आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं। जब जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा खोता जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? केवल ए। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा केवल ए, यानी तीसरा। ठीक है, केंचुए को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में सही कारणों को चुनिए। सही, बिल्कुल सही आपको चुनना है। ठीक है दोस्तों, केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है, ये हो सकता है। केंचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है, बिल्कुल गलत है। खरपतवार ही खाएंगे तो मुख्य फसल की रक्षा कैसे होगी? केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे ज़मीन पोली हो जाती है, बिल्कुल सही है।
कैंची द्वारा बनाए गए छेदों से ज़मीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। यही इसका सही आंसर होगा, यानी ए सी डी। अब दोस्तों देख लीजिए ए सी डी किसमें फर्स्ट में ही दिया है, ए सी और डी। ठीक है। आदिवासी हजारों साल पहले से कांस्य से ब्रांज की चीज़ें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांस्य का उपयोग होता है। कांस्य के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन चुनिए। यह तांबे, कॉपर, जस्ता, जिंक तथा एल्यूमिनियम का मिश्रण। एल्यूमिनियम दोस्तों बिल्कुल नहीं होता है इसमें, और ना ही जस्ता होता है। ठीक है। ये तांबे, कॉपर और टिन का मिश्रण। बिल्कुल सही आंसर इसका ये Cu और टिन। ये कॉपर और टिन का ही बना होता है कांसा। ठीक है। फिर एल्यूमिनियम दिया है, पीतल दिया है, ये सारे गलत हैं आपके। ठीक है। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। तो टेपियोका संबंधित है दोस्तों किससे, केरल से है, जहाँ नारियल बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाए जाते हैं, वहाँ पे एक्चुअली खेती होती है इस चीज़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे रंग हैं काला, सफ़ेद, हरा और पीला, बैंगनी और नीला, नारंगी और लाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, काला और सफ़ेद। जो जानवर रात में जगते हैं वो उनको क्या दिखता है, काल, ब्लैक एंड वाइट ही दिखता है, यानी काला और सफ़ेद दिखता है। बाकी नारंगी और लाल से तो कोई मतलब ही नहीं है रात में। निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर हैं। केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। तो इसमें आपका केरल है, कर्नाटक है, लेकिन पश्चिम बंगाल नहीं है। दूसरा में आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। इसमें तो तमिलनाडु भी नहीं है, आंध्र प्रदेश भी नहीं है, लेकिन कर्नाटक है, अरब सागर से जुड़ा हुआ है। कर्नाटक, केरल, गुजरात। बिल्कुल सही है इसका आंसर, कर्नाटक, केरल और गुजरात। ये तीनों का अरब सागर पर है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, ये तो बिल्कुल उड़ीसा तो है ही नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। उड़ीसा के उत्तर में, छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, पश्चिम बंगाल के पूर्व में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उड़ीसा के उत्तर में। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में तो कैसे भी नहीं हो सकता, छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में नहीं होगा, पश्चिम बंगाल के पूर्व में भी नहीं होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। तो पेट्रोलियम दोस्तों आप जानते हैं ग्रीस और डीजल और मोम, ये चीज़ें प्राप्त की जा सकती हैं पेट्रोलियम से, लेकिन कोयला एक अलग खाद्यान्न होता है इसका, वहाँ से निकलता प्राप्त होता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कोयला। निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस। इसका पहला आंसर यही है। होली और रक्षाबंधन किस में आते हैं, पूर्णिमा को मनाए जाते हैं, और गुरु नानक भी पूर्णिमा को ही आता है। बाकी सारे आंसर आपके गलत हैं, ये जो भी पॉइंट दिए हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों आदिवासी की खेती के लिए जमीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट अथवा इकाई में, जिसे टिन कहते हैं, आवंटित की जाती है। टिन क्या है दोस्तों, ये हमने NCERT वाली जो वीडियो उसमें बताया भी है। एक टिन यानी वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है। ठीक है दोस्तों, उसको कहते हैं। ठीक है। बाकी ये पंचायत द्वारा वो दी जाती है। बाकी आपके गलत हैं, इसका सही आंसर कौन सा होगा, चौथा है। आप पहले पे भी जा सकते हैं, लेकिन पहला क्यों, इसमें क्या उत्पन्न करता है, ये गलत हो जाएगा। यहीं पे होता बीज बोता है तो वहाँ सही होता है। ठीक है। बीज दिया जाता है पंचायत के द्वारा, ग्राम पंचायत के द्वारा। ठीक है दोस्तों, 83 आपका क्वेश्चन है। आप X पर स्थित हैं और आपका विद्यालय Y पर स्थित है। आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले A पर जाते हैं जो X के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है। फिर आप B पर जाते हैं जो A को ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है। फिर आप C पर जाते हैं जो B के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है, और अंत में आप Y पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो C के ठीक पश्चिम में है, 40 मीटर दूरी पर है। विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या है। ठीक है दोस्तों, ये एक तरह से मैथ का क्वेश्चन है, तो हम इसको मैथ की तरह ही सॉल्व करेंगे। तो मैंने इसको सॉल्व कर रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, पहले आप इन चीज़ों के बारे में जान लीजिए। उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम ये किस तरह से होते हैं। तो उत्तर आपको हमेशा ऊपर की साइड होता है। ठीक है दोस्तों, उत्तर आपका ऊपर की साइड होता है। ठीक है दोस्तों, उत्तर कहाँ होगा आपका, ये होगा उत्तर। और पूर्व इस तरह से होता है, और दक्षिण इस तरह से, और पश्चिम इस तरह से। अब देखो हम जोड़े से पढ़ते हैं, उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम, इस तरह से ये होता है। ठीक है दोस्तों।
इसकी दिशा बतानी थी। इसमें पूछा गया था, हम एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, विद्यालय के सापेक्ष घर की सही दिशा क्या होगी। तो हमें विद्यालय कहाँ देखना है, विद्यालय हमारा क्या है, बाई है, ये क्या है, बाई है। इस तरह से इसकी दिशा बतानी है हमें, ठीक है। तो ये वाली दिशा पूछिए, इस तरह ये वाली, यही तो है हमारा घर। तो क्या होगा, दक्षिण पूरब। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, दक्षिण पूरब। तो इसका एक मिनट, दक्षिण पूरब इसका सही आंसर है 2, ठीक है दोस्तों। ये वाला ये इसका सही आंसर है उस ऑप्शन नंबर 2। फिर क्वेश्चन आपका आता है, कोई लड़का मड़गांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी से सवार हुआ। ये रेलगाड़ी 9:45 बजे मड़गांव से चली तथा अगले दिन 7:15 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या थी। तो दोस्तों ये आप कन्फ्यूजन यहाँ पे हुआ कि 9:45 की शाम की है सुबह की। तो दोस्तों एक बात याद रखना, जो रेलगाड़ी का टाइम होता है, जो हमारे प्लेटफॉर्म का जो टाइम चलता है वो किस तरह से चलता है, 24 घंटे के तरह से चलता है, ठीक है। और हमारा टाइम चलता है 12 घंटे की तरह से। तो यहाँ पे AM PM इसीलिए नहीं दिया है उन्होंने। ये कितने हैं, सुबह के 9:45 हैं, ठीक है दोस्तों। सुबह 9:45 चलती है और अगले दिन सुबह 7:15 बजे पहुँच जाती है, ठीक है। तो इसमें लगा टाइम हमें निकालना है और फिर दूरी दी गई है, कितनी दूरी तय की उसने, और औसत चाल पूछी गई है। तो औसत चाल के लिए क्या हो, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो हमने ये क्वेश्चन करके रखा है, हम एक बार बता देते हैं आपको। इस तरह के क्वेश्चन में बस टाइम निकालने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आपको बस इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टाइम भी निकल आएगा, ठीक है। तो 30 जून को वो चलता है, कब चलता है, 30 जून को 9:45 पे, ठीक है। 9:45 पे चला 30 जून को, और अगले दिन क्या हुआ, 7:15 बजे नागरकोइल पहुंच गया। तो टोटल समय कितना हो जाएगा, 21 घंटे 30 मिनट। देखो 9:45 से 9:45 तक कितने हो जाते, 24 घंटे हो जाते। तो इसमें कितने कम है, 15 मिनट ही आपके ज़्यादा है, बाकी ये थोड़ा कम है। तो कितना 3 घंटे कम करेंगे, फिर 30 मिनट बढ़ा देंगे हम, क्योंकि 15 मिनट से 15 मिनट ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे यहाँ कितने 30। 9:45 पे 9:45 में से 15 घटा दीजिए आप, ठीक है। 45 में से 15 घटाएंगे और 45 में से अपने 15 घटाए तो 30 बचे, ठीक है। तो 30 तो वो रहेंगे ही। अब अगर 9 से 9 पहुँचता तो पूरे ठीक होते, और 9 में से कितने 2 घंटे कम है, तो 2 घंटे कम हो गया ये, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। और दूरी कितनी है, 1140 किलोमीटर, ठीक है। तो कुल समय आपका लगा 21 घंटे 30 मिनट, और दूरी कितनी हुई, 1140 किलोमीटर। तो औसत चाल का क्या होता है फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय हम लगा देंगे यहाँ से। तो चाल हमारी दी है, सॉरी चाल हमें निकालनी है, दूरी में हमारी दी है 1140 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। कितनी है, 1140। लेकिन और बट्टे करेंगे तो आपने देखा, ऊपर देखा होगा 21 घंटे 30 मिनट है। अगर देखो 30 मिनट हैं तो हम मिनट में तो रख नहीं सकते, या तो हम घंटे में रखें या फिर मिनट में रखें। तो हम इसको क्या है, 21.5 घंटे। तो हमने इसको क्या किया, 21.5 घंटे हमने घंटे में चेंज कर लिया, ठीक है। तो ये पॉइंट लगा है आपका, तो इसको पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा। ये हमारा जीरो बढ़ा दिया मैंने, 1140 थे 11,400 हो गए अब, ठीक है। तो 11,400 बट्टे 215 करेंगे तो 53 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। ये कुछ में भी आया 53.02 कुछ करके, ऐसे कुछ करके आएगा। तो हमें क्या करना है, 02 है नहीं तो 53 किलोमीटर प्रति घंटा लगा देना है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, बस आपको ध्यान से देखना है और करते जाना है। अब इसके आगे हम चलते हैं, पर्यावरण अध्ययन में। तो इसका सही आंसर, सॉरी मैंने बताया नहीं, चौथा है ये, चौथा पॉइंट है ये, 53 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों। यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है, इसलिए बिल्कुल नहीं। यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है, बिल्कुल नहीं। CBSE के द्वारा
पर्यावरण अध्ययन को पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सीबीएसई कभी नहीं कहती कि पर्यावरण अध्ययन नहीं होना चाहिए। फिर चौथा पॉइंट है, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा, ये होगा चौथा पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए शहरों में किस एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है पाए जाते हैं? बर्लिन में, थिम्पू में, काबुल में, अबू धाबी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अबू धाबी में रेत के टीले पाए जाते हैं। ठीक है, ये कहीं भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या लगाना है, अबू धाबी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 वर्ष पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्न में से कुओं के सूखने की संभावित सही कारणों को चुनिए। ठीक है दोस्तों, संभावित तो आपके बहुत हो जाएंगे, लेकिन हमें क्या एकदम जो सही है वो चुनना है। जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं है, हो सकता है ये भी आपका। ठीक है, फिर आपका पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की ज़मीन अब सीमेंट कोल तार से ढक गई है। ये सही है इसका आंसर, क्योंकि जो तालाब थे वहाँ के क्या है, वो सीमेंट से बना दिए गए हैं, तो यहाँ पे पानी नीचे नहीं जा पाता है, ताकि कुओं में पानी नहीं आ पाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोंटियाँ। ये तो बिल्कुल गलत है। अगर कुएँ आज भी होंगे तो आज भी प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, हमें उसकी ज़रूरत आज भी है। भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं। ये इसका सही है, क्योंकि वहाँ पे पानी जो ऊपर पानी था वो काफ़ी नीचे पहुँच गया है, इसलिए पानी नहीं आ पा रहा है। तो इसका सही आंसर कौन कौन से होंगे, बी और डी इसका सही आंसर है, और ए बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, ए बी और डी। ठीक है, ए बी डी आपका कहीं देखिए 2, तो इसका सही आंसर क्या है, सही ऑप्शन इसका दूसरा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन की एक थीम है, 6 थीम है, तो उनमें से कुछ हैं, तो उनमें से क्या ये नहीं है, कौन सा नहीं है, काम और खेल कोई उसमें दिया ही नहीं है, कोई खेल। आवास दिया है, भोजन दिया है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, इससे ये सारी हैं, लेकिन काम और खेल उसमें नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सत्य है। तो इसका पहला पॉइंट क्या है, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा, इसका सही आंसर होगा चौथा, यानी पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। कि अभी आपने देखो एक क्वेश्चन देखा था, उसमें मैथ का प्रयोग किया गया था, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, जो मैंने लगाया था। ठीक है दोस्तों, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उपविषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है क्यों? बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए उपविषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए, बच्चों को परिवेशी बोध में वृद्धि करने के लिए। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा, इसका फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। कौन सा होगा, फर्स्ट, बच्चों के स्थानीय परिवेश में मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए। ठीक है दोस्तों, ये आज के 30 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके आने की संभावना ज़्यादा रहती है इनकी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो प्लीज़ पसंद आया है तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, और लाइक बटन जरूर दबाइए। जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है और व्हाट्सएप का जो लिंक है तो मैं इस नीचे डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से प्लीज़ क्लिक करके आ जाइए। हम आपकी अच्छी से अच्छी मदद करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अन्य वीडियो में, जो 30 क्वेश्चन मैं फिर करवाने वाला हूँ,
और इसकी जो भी थ्योरी के क्वेश्चन थ्योरी होगी वो भी मैं करवाऊँगा, जिससे आपको आसानी हो। दोस्तों टाइम कम है, हमें कुछ ना कुछ तो पढ़ना ही पड़ेगा, इसलिए ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज़ पढ़ते रहिए और घर पे ही रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद।